बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों का केस वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये अपील है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। ये क्यों नहीं लग रही? 1 अप्रैल को ये अपील दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक फिक्स नहीं हो सकी। 28 दिन गुजर गए हैं। इसके पीछे क्या वजह है कि दूसरी जानिब बल्ले के निशान के केस का फैसला 2 दिन में सुना दिया गया था। दोनों केसेस की संगीनी एक जैसी है, तो फिर क्या वजह है कि इस केस को पेंडिंग रखा जा रहा है? और क्या आइंदा चंद दिनों में ये केस जो है वो फिक्स होता हुआ नजर आ रहा है? इस पे हम एक तो बात करेंगे। दूसरा, जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम जोरों पे है और उन पर जो एतराज़ात हैं उसके पीछे मजीद कुछ वजूहात भी आई हैं। और कल क्या होने जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार के सामने ये केस जो है वो लग चुका है, ऑडियो लीक्स केस। कल बड़ी अहम समाअत होनी है। इस सारे तनाजुर पे बात करेंगे और कल क्या जो है वो मांगा हुआ है जस्टिस बाबर सत्तार ने कि जिसकी वजह से उनसे केस किसी दूसरी अदालत मुंतकिल कराने और की कोशिश जो है वो हो रही है। इस सारे तनाजुर पे हम बात करेंगे। दो मौज़ूआत है हमारे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। और कमेंट और फीडबैक जरूर दिया करें ताकि कंटेंट में बेहतरी लाई जा सके। शुरू करते हैं मखसूस नशिस्तों का केस। ये कहानी जो है वो बड़ी पुरानी है। ये मखसूस नशिस्तों का मामला जो है वो बल्ले के निशान के साथ जुड़ा हुआ है। बल्ले के निशान का मामला उस वक्त जोरों पे था जब निशानात अलाट होने थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जमा होने थे, तमाम जो उम्मीदवारान थे उनकी जानिब से। तो उस वक्त हुआ कुछ यूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आ गया और सुप्रीम कोर्ट में इस तरह आया कि इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के खिलाफ फैसला दिया, पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के हक में फैसला दिया। 11 जनवरी सुप्रीम कोर्ट को यह मामला पहुंच गया और 13 जनवरी तक जो उस वक्त उम्मीदवारान थे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के, उन्होंने जो सिंबल थे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाने थे। लेकिन हुआ कुछ यूं कि 11 जनवरी को ये केस सुप्रीम कोर्ट में लगा और 13 जनवरी को फैसला आ गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट में ये केस शुरू हुआ और खत्म हो गया। मतलब पता ही नहीं चला कि पूरा पूरा दिन जो है वो समातें हुई और उसके बाद जो है वो रात गए, केस जो है वो खत्म हो गया और पीटीआई से बल्ले का निशान ले लिया गया। और उस वक्त भी हमारी राय ये थी कि अगर कोई उसमें सुकम रह गया है, एक पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है, उसमें कोई सुकम रह गया है, तो उसमें आप जुर्माना कर सकते हैं। जुर्माना करके आप इलेक्शन के बाद कोई तारीख दे सकते हैं ताकि तब तक उनको टाइम मिल जाए और निशान उनके पास रहे। और एक जो आप ये कह सकते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का ये एक एलिगेशन जो इल्जाम आ रहा है बार बार, वो जो है वो खत्म हो सके, वो तासुर खत्म हो सके। और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को जिस तरह उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए, एक आइडियल इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान में कभी नहीं हुए जमात इस्लामी के अलावा, तो फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक ही एंगल से देखा जाना चाहिए। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया। बहुत ज्यादा तनकीद हुई 13 जनवरी के उस फैसले पर। आज तक तनकीद हो रही है और ये तनकीद चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। ये एक तयशुदा मामला है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी तौर पे भी दुरुस्त फैसला नहीं था। अब हुआ कुछ यूं कि फिर इलेक्शन आ गए, फिर सारी चीजें आपको पता है, मखसूस नशिस्तों वाला मामला आ गया और इसी निशान की वजह से फिर मखसूस नशिस्तों का उन्होंने एक पार्टी से दूसरी पार्टी, फिर जो MWM का मामला आया कि MWM में शामिल हो जाए, नहीं हुए, सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो गए, उन्होंने पहले लिस्ट नहीं जमा करवाई हुई थी। फिर जो इलेक्शन कमीशन के पास ये मामला आया तो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि 5 मेंबर थे, उन्होंने ये कहा कि 4 मेंबर ने ये कहा कि ये तो पीटीआई को नहीं मिलेंगी, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में ये तकसीम हो जाएंगी, ये बांट दी जाएंगी। मतलब ऐसा माहौल है जिसको बांट दे। तो ये उस पर भी तनकीद हुई। फिर 5वें मेंबर ने ये कहा, उन्होंने इस पे इख्तलाफ किया, उन्होंने कहा ये इस हद तक तो ठीक है कि पीटीआई जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसने अपनी क्योंकि लिस्ट जमा नहीं करवाई थी,
जो इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक, तो उसको तो नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन दूसरी जमातों को क्या मिलनी चाहिए ये कहाँ लिखा हुआ है? उन्होंने कहा कि इस हद तक तो मैं आपके साथ हूं कि पीटीआई को नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि इन्होंने लिस्टें जमा नहीं करवाई थी, लेकिन दूसरी जमात को मिलनी चाहिए। ये जो है वो ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ। बहरहाल ये मामला जो इलेक्शन कमीशन से होता हुआ पिशावर हाई कोर्ट पहुंच गया। पिशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का वो फैसला जो था वो बरकरार रखा। पिशावर हाई कोर्ट में जब ये मामला था तो मिड तकरीबन मार्च था, या मार्च से पहले 10 दिनों में तो फैसला आ गया, लेकिन फैसला रिटर्न में नहीं आया। रिटर्न में फैसला आते आते 10-15 दिन जो है वो लग गए, और उसके बाद 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से पीटीआई जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उनकी जानिब से इसकी अपील जो है वो दायर हो गई। अच्छा, अपील जब दायर हुई सुप्रीम कोर्ट में तो 1 अप्रैल से लेकर आज तक वो अपील जो है वो फिक्स नहीं हुई। अब नेक्स्ट वीक की जो रोस्टर है वो आ चुका है, उस रोस्टर में उस अपील का जिक्र मौजूद नहीं है। हमारे जरा ये भी बताते हैं कि कहा गया था कि आपकी जो अपील है वो लग जाएगी नेक्स्ट वीक में, लेकिन नहीं लगी, रोस्टर में नहीं आया। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? बल्ले के निशान के कॉन्सिक्वेंसेस ये थे कि अगर वो निशान होता तो डेफिनेटली जो वोटर है उनको लेवल प्लेइंग इस फील्ड इस लिहाज से मिलते कि उनको वो एफर्ट ना करनी पड़ती कि फलां जो है वो उम्मीदवार का फलां जो है वो सिंबल है और फलां उम्मीदवार का फलां सिंबल है। 50 तो सिंबल थे, तो वो एक ही निशान होता तो एक निशान में पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड उनको आसानी से मिल जाती। लेकिन उनको एक संगीन सूरत हाल का सामना हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिनों में जब हर चीज जो है वो निपटा दी, लेकिन उस वक्त भी संगीनी थी उस मामले में भी, मतलब वो एक जमात के खिलाफ या उसके हक में, दोनों सूरतों में एक संगीनी तो थी। मखसूस नशिस्तें जो है इसका फैसला ना होना दोनों मामलों में संगीनी है। वो किस तरह कि जो हुकूमत है, जो हुक्मरान इत्तेहाद है, वो 2/3 मेजॉरिटी लिए बैठा है। 2/3 अक्सरियत से आप कोई भी आईनी तरमीम कर सकते हैं। आईनी तरमीम जो है वो एक बहुत बड़ा स्टेप होता है। तो इस मामले में अगर मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद के पास रहती हैं तब भी, अगर नहीं रहती तब भी इसके असरात हैं, बड़े संगीन असरात हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को क्यों नहीं समझ रही? जब बल्ले के निशान के केस का फैसला आपने कर दिया कि उसकी संगीनी है, जल्दी जल्दी करें, 2 दिनों में आपने निपटा दिया, तो यहां 28 दिन हो गए आपने फिक्स ही नहीं किया। अब मतलब फिक्स होगा और सुना जाएगा फिर फैसला होगा, लेकिन आपने फिक्स ही नहीं किया। ये हैरान कौन है? बेशक उनकी दरखास्त मुस्तरद ही हो जाए, लेकिन फिक्सेशन होना आपने इक्वली देखना है ना। 2 चीजें आपके पास आई हैं 3-4 माह में, आप 2 नजरों से देख रहे हैं कि और संगीनी दोनों की एक जैसी है। तो इसलिए 2/3 मेजॉरिटी जो है उस हवाले से फिर सवालात भी आ रहे हैं। हुकूमत कोई लेजिस्लेशन कर रही है, हुकूमत पता नहीं कौन सी कानून साजी कर रही है, तरह तरह की चीजें आ रही हैं। कोई जो है वो जुडिशल रिफॉर्म्स का कोई पैकेज आ रहा है, पता नहीं क्या क्या। तो ये सारी चीजें बड़ी उसके साथ मिली हुई है। तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट को मेरा ख्याल है ये देखना चाहिए कि इसकी जब संगीनी इतनी ज्यादा है कि पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ी डिवीजन इस लिहाज से कि आईनी तरमीम अगर वो उनके पास मखसूस नशिस्तें रहें तो वो कर सकते हैं, अगर ना रहें तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते के बड़े असरात हैं, कर सकने के बड़े असरात हैं। तो इन असरात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देखना है। ये कोई एक इंडिविजुअल का केस नहीं है, ये एक इसका बड़ा इम्पैक्ट है, इस केस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो इस केस को उस तनाजुर में देखना चाहिए, या उस नजर से ही देख लें कि जिस तरह बल्ले के निशान के केस का फैसला आया था उसी तरह, जिसका उस तरह जल्दी में सुना गया, मखसूस नशिस्तों वाले मामले को भी उसी तरह सुना जाना चाहिए। पीटीआई की एक और दरखास्त भी पड़ी हुई है कि 8 फरवरी इलेक्शन पे कमीशन तश्कील बनाया जाए। वो अगर चले नहीं लगी, वो तो लगनी तो वो भी चाहिए, लेकिन बहरहाल वो मर्जी है उनकी। लेकिन मैं इक्वालिटी बता रहा हूं 2 केसेस की, दोनों केसेस की संगीनी के साथ। अब नेक्स्ट दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार टारगेट पे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार एक नडर जो है वो जज हैं, कॉम्पिटेंट हैं, और वो उनको पता है कि उन्होंने अपने ऑर्डर्स को पर अमल दरामद किस तरह कराना है। बड़े ही अहम केसेस सुन रहे हैं। कल भी मैंने आपको बताया था डीसी इस्लामाबाद को उन्होंने तौहीन अदालत में मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया, और ऑडियो लीक्स केस में वो सुन रहे हैं, और कल उसकी समाअत जो है वो होने जा रही है। अब जस्टिस बाबर सत्तार जो है उनके खिलाफ पीटीए, आईबी, एफआईए, पैमरा, इन चारों ने ये दरखास्तें दी हैं कि कल जो फिक्स हो चुकी हैं जस्टिस बाबर सत्तार के सामने कि वो केस ना सुने। एक कहता है, पीटीए कहता है कि जी हमारे वकील रहे हैं, केस ना सुने।
पैमरा कहता है इस किस्म का केस 2021 में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उसका फैसला कर चुके हैं, केस ना सुने। FIA-IB कहते हैं कि 6 जजेस में इनका नाम भी है तो ये केस ना सुने, और उसमें मल्टीपल रीजंस और भी दी गई हैं कि ये केस ना सुने। अच्छा, 4 लोगों ने तो ये दरखास्त की है कि केस ना सुने। अब टेलीनॉर ने क्या कहा है? टेलीनॉर जो है वो 5वीं दरखास्त है, मुतफरिक दरखास्त। टेलीनॉर ये कह रहा है आप हमें टाइम दें 15 दिन का। मतलब ये है कि अगर रिक्यूजल ना भी हुआ तो टेलीनॉर की दरखास्त पर 15 दिन का टाइम मिल सकता है। 15 दिन का टाइम मांगा गया है कि आप इस दरखास्त को, क्योंकि हमने अपना जो रिप्लाई जमा करवाना था वो तैयार नहीं हुआ, तो इसलिए 15 दिन के लिए इस केस को अर्जन कर दिया जाए और 15 दिन बाद केस फिक्स किया जाए। तो ये 5 दरखास्तें हैं जो कल फिक्स हो चुकी हैं। जस्टिस बाबर सत्तार समेत 6 जजेस को टारगेट किया जा रहा है, और वफाकी हुकूमत ने जो मौकफ इख्तियार किया है, मेरा ये ख्याल है कि ये बड़ा खतरनाक है। किस तरह खतरनाक है मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूं। जज अरशद मलिक मरहूम, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब का अल अजीजिया केस में फैसला दिया था, उसमें जो नून लीग है उनका बयानिया, उनका मौकफ ये था और ये है कि वो जो फैसला था जज साहब ने, वो मुदाखलत के बाद उन्होंने दिया था और नवाज शरीफ को गलत सजा सुनाई थी। उन जज साहब के वो मिले अरशद भट्ट से, और अरशद भट्ट ने एक वीडियो जो वो बनाई और वीडियो आ गई। फिर नून लीग ने अपना नैरेटिव दिया कि वो जज साहब हमें अपनी वीडियो में बता भी रहे हैं। उन जज साहब ने किसी भी अदालती फोरम पे, मतलब अपने सेशन जो चीफ जस्टिस हैं या किसी भी इंस्पेक्शन जज को, उस वाले से नहीं बताया था कि कहीं उनको मुदाखलत हो रही है, जो बाद में वीडियो में नजर आ रहा है कि वो मान रहे हैं। तो दूसरी जानिब अब पोजीशन आ गई है, दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस एक पूरे प्रॉपर चैनल तरीके से ये लिख रहे हैं कि हमने 1 साल पहले, 1 साल में लिखते रहे अपने चीफ जस्टिस को, उन्होंने एक्शन नहीं लिया मुदाखलत का, अब हमें तरीकाकार बता दें। अब 2 जजेस हैं, एक में बयानिया ये है कि उसने मुदाखलत करके हमें सजा दी है तो इसलिए ये ठीक नहीं है। दूसरी जानिब वो कह रहे हैं कि मुदाखलत हो रही है, इसको हमें बताएं, हमने कैसे रोकना है। तो एक जानिब तो वो बयानिया लेके चल रहे हैं कि हमें सजा ठीक नहीं हुई। भाई, आपको सजा ठीक नहीं हुई तो किसी और को सजा अगर इस मुदाखलत के जरिए हो तो वो ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और फिर उन जजेस को ही आप टारगेट करना शुरू कर दें। और फेडरल गवर्नमेंट ने जो मौकफ इख्तियार किया है उसका सिंपल और सादा सा मतलब यह है कि एक केस भी हमारा ना लगाया जाए। तो ये बड़ा खौफनाक ट्रेंड है। ये बड़े इंडिपेंडेंट जजेस हैं, वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हों, जस्टिस बाबर सत्तार हों, जस्टिस अरबाब हों, जस्टिस समन हों, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान हों, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हों, ये बड़े इंडिपेंडेंट जजेस हैं और बड़ा फेयर स्टांस उन्होंने लिया है, बड़े फेयर तरीके से वो चले हैं, बड़े फेयरली उन्होंने चीजें जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखी हैं। उनको इस तरह टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, सिस्टम को चलते रहना चाहिए। लेकिन वो क्या कहते हैं कि सीखते तो कोई भी नहीं है ना, तो नून लीग भी उन्हीं में से ही है। तो फिर नून लीग अगर अरशद मलिक के एक्ट को ठीक समझती है और उस वक्त मतलब उनका स्टांस तो फिर ये हुआ ना कि अगर मुदाखलत तब थी तो वो अपने चीफ जस्टिस को बता देते, जहां बताया है तो तब उस पर एतराज कर रहे हैं, नहीं बताया तो तब भी मसला है। तो ये अजीब बहरहाल सूरत हाल है। इससे कबल मैं जो वीडियो है बड़ी डिटेल में वो रिकॉर्ड कर चुका था कि मखसूस नशिस्तों का जो केस है वो और जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से कल का दिन अहम क्यों है, क्या एतराज़ात हैं, और सारे तनाजुर पे वीडियो कर चुका था। और जब वीडियो कर चुके तो फौरी तौर पे जस्टिस बाबर सत्तार की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक इलामिया जारी किया, बहुत इंपॉर्टेंट इलामिया, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ चलने वाली मुहिम का बाकायदा जवाब दिया गया। उस मुहिम के जवाब के हवाले से मैं आपको बता देता हूं, प्रेस रिलीज का वो पढ़ देता हूं, जहां वजाहत की जरूरत होगी वो भी आपके सामने रख दूंगा। इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया पर तौहीन अमेज, बेबुनियाद और झूठ पर मबनी मुहिम जारी है, जिसके दौरान जस्टिस बाबर सत्तार की कॉन्फिडेंशियल मालूमात भी शेयर कर दी गई हैं। झूठ पर मबनी इल्जामात के साथ सोशल मीडिया पर जस्टिस बाबर सत्तार की बीवी, बच्चों के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी डाल दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर जस्टिस बाबर सत्तार के टैक्स रिटर्न में पहले से ही डिक्लेयर्ड जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी तफसीलात जो है वो डाली गई हैं और उस पर प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की शहरियत नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून जबकि हार्वर्ड लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन की। गैर मामूली सलाहियतों के हामिल फर्द की वजह से जस्टिस बाबर सत्तार को अमेरिका का मुस्तकिल रेजिडेंसी कार्ड मिला।
जो ग्रीन कार्ड भी कहलाता है। 2005 में जस्टिस बाबर सत्तार अमेरिकी नौकरी छोड़कर पाकिस्तान आ गए और तब से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के बीवी बच्चे पाकिस्तानी और अमेरिकी शहरियत रखते हैं। 2021 तक जस्टिस बाबर सत्तार के बीवी बच्चे अमेरिका में रह रहे थे, जो जस्टिस बाबर सत्तार के जज बनने के बाद पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। जस्टिस बाबर सत्तार के मुस्तकिल रेजिडेंसी कार्ड ग्रीन कार्ड का उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मतलब जब ये जज बन रहे थे तो जज बनने से पहले उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्ला को जो है वो बताया था इस हवाले से, और फिर जो बगैर वीजा के ट्रैवल करना होता है उसकी भी इजाजत दी गई थी। जस्टिस बाबर सत्तार की वालिदा, उन्होंने लिखा है कि जस्टिस बाबर सत्तार की वालिदा 1992 से स्कूल चला रही हैं। जस्टिस बाबर सत्तार का उनकी वालिदा के स्कूल में किसी किस्म का कोई मफाद नहीं, ना ही मैनेजमेंट में कोई अमल दखल है। जज बनने से पहले जस्टिस बाबर सत्तार वालिदा के स्कूल के, उनकी जो फर्म थी वो लीगल एडवाइजर थी उनके स्कूल की, और वो फीस भी ले रहे थे। जस्टिस बाबर सत्तार के पाकिस्तान और अमेरिका में रियल स्टेट असासाजात उनके टैक्स रिटर्न के साथ मुंसलिक है, मतलब डिक्लेयर्ड है। जस्टिस बाबर सत्तार के असासाजात की स्क्रूटनी उनके जज बनने से पहले जुडिशल कमीशन कर चुका है। जस्टिस बाबर सत्तार के जितने भी असासे हैं वो उनको विरसे में मिले हैं या उन्होंने खुद लिए हैं, ये तमाम उनके वकालत के दौरान के हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने जज बनने के दौरान को रियल स्टेट असासा नहीं, कोई रियल स्टेट असासा नहीं लिया। जस्टिस बाबर सत्तार किसी भी कारोबार की मैनेजमेंट के साथ मुंसलिक नहीं है। जस्टिस बाबर सत्तार ने ऐसा कोई केस नहीं सुना जिसमें उनकी फैमिली का कोई भी मफाद हो, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो कोई ऐसा केस नहीं सुना। अब 3-4 चीजें हैं। नंबर 1, दोहरी शरीयत वाला मामला था, उन्होंने कहा कि दोहरी शरीयत वो नहीं रखते और मुस्तकिल रेजिडेंसी छोड़कर 2005 से वो आ चुके हैं। 2021 में जो है वो जज बने हैं, और ऐसे कॉम्पिटेंट नडर और जो है वो ऐसे जज जो है वो हमारे मुआशरे और हमारे जुडिशल सिस्टम को जरूरत है। वो आए यहाँ पे वकालत एक ज़हन में रखें, उनकी वकालत जितनी उनकी जे बतौर जज तकरीबन 8 से 10 लाख सैलरी होती है, और तकरीबन आप उनके सारे सहूलियात मिला के, घर, बिजली, उसके बाद गाड़ी, उनके जितने नौकर चाकर सब मिला जुला के आप 15 से 18 लाख रुपया वो ले रहे होते हैं। तो इससे ज्यादा वो बतौर जज बनने से पहले एक कामयाब तरीन वकील थे। बड़े केसेस, हाई प्रोफाइल केसेस वो लेते थे, और उसमें इससे मेरा ख्याल में कई गुना ज्यादा वो कमा रहे होंगे। तो इसलिए ये कहना कि वो कहीं कमाई के लिए यहाँ पे आए हैं, ऐसा बिल्कुल भी मुझे कम से कम ऐसा नहीं लगता। एक बात, और दूसरा, एक तो दोहरी शरीयत वाला मामला था, फिर उनका कहा गया था उनकी वालिदा के स्कूल वो 1992 से चल रहे हैं स्कूल, और 2021 में ये जो है वो जज बने हैं, तो उनका लिंक बनता ही नहीं है। फिर जो है वो उनके एहसासों के वाले से, और ये सारी जो है वो जब जज बने थे उससे पहले ये सारी चीजें जो है वो उनकी छानबीन हो चुकी है। ये अब जो है वो प्रोपेगेंडे के लिए कभी ऑडियो लीक्स केस और कभी इस किस्म के केसेस जो सुन रहे हैं, हाई प्रोफाइल केसेस, तो उनके प्रोपेगेंडे के तौर पर कहीं ना कहीं इनको इस्तेमाल करने की कोशिश जो है वो जारी है। इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जरूरी समझा कि इस हवाले से वजाहत जो है वो जारी कर दी जाए, और अब वजाहत आ चुकी है, और यकीनी तौर पर जब तसल्ली हो गई होगी, लेकिन फिर भी प्रोपेगेंडा करने वाले तो करते रहेंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस पे हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।